नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्यों को प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। पुरातत्वविदों ने सोमेश्वर कर्नाटक में राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले अभिलेख की खोज की। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार के लिए लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए स्व देखभाल उपाय आवश्यक हैं। अफगानिस्तान में बार बार भूकंप के झटके उत्पन्न हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना करने पर एनसीलेट के सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्यों को प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश गैर सरकारी संगठन इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन फाउंडेशन और अन्य द्वारा 2017 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013 यानी पोश के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव को प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रधान सचिव ये नियुक्ति पोश अधिनियम की धारा 5 के तहत 4 सप्ताह के भीतर करेगा। नियुक्त प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा। ये समिति उन महिलाओं से प्राप्त शिकायतें दर्ज करेगी जो 10 से कम कर्मियों वाले लघु प्रतिष्ठानों या फिर ऐसे प्रतिष्ठानों जहां पर आरोपी स्वयं नियुक्ता हैं उनमें कार्यरत हैं। अधिनियम की धारा 6 में स्थानीय शिकायत समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति की तारीख जिला स्तरीय अधिकारी निर्धारित करेगा। पॉश अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और केंद्र सरकार के साथ समन्वय के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के भीतर एक नोडल अधिकारी नामांकित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार को निर्देश के अनुपालन संबंधी एक समेकित रिपोर्ट 8 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार सभी रिपोर्ट संग्रह करेगी और राज्यों द्वारा अनुपालन में व्याप्त कमियों की पहचान और उनका समाधान करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार न्यायालय के निर्देश के अनुपालन पर 12 सप्ताह के भीतर एक समेकित शपथ पत्र दाखिल करेगी। पॉश अधिनियम 2013 कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने, प्रतिबंधित करने और उनका निवारण करने के लिए बनाया गया है। इस तरह से ये कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। ये अधिनियम 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी विशाखा दिशा निर्देश पर आधारित है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। पुरातत्वविदों ने सोमेश्वर कर्नाटक में राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले अभिलेख की खोज की। ये अलुप राजवंश से जुड़ा ऐसा पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें किसी राजा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। ये अभिलेख तुलुव राजवंश के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलुप राजवंश तुलुनाडु यानी कि जो वर्तमान कर्नाटक है वहाँ पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। बरकुर इस राजवंश की राजधानी थी। अलुप राजवंशों की पहली राजधानी उदयवारा थी। बाद में इसके स्थान पर बरकुर को नई राजधानी बनाया गया था। तुलु में एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा प्रचलित थी। इस परंपरा में पेद्दन जैसे लोकगीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक लोक नाट्य शामिल हैं। हल्मिडी अभिलेख में अलुप के राजा पशुपति और कदम्ब सेना के मुख्य सेनापति द्वारा अनुदान की सिफारिश का उल्लेख मिलता है। कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम ने 1156 से 1215 ईस्वी तक तुलुनाडु यानी कर्नाटक पर शासन किया। इसने वर्तमान मंगलुरु के निकट कुलशेखर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। इसने मंदिर प्रशासन के लिए कठोर नियम और कानून बनाए थे। इन नियमों और कानूनों का आज भी इस क्षेत्र के मंदिरों में पालन किया जाता है। वो तुलु भाषा और संस्कृति को शाही संरक्षण देने वाला पहला शासक था। अभिलेखों में अलुप सम्राट को लोकांत मंत के रूप में वर्णित किया गया है। तुलु भाषा में इसका अर्थ है ब्रह्मांड में प्रसिद्ध। इसके शासनकाल में भगवान सोम को समर्पित सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मंदिर नवदुर्गा की मूर्तियों से भी सुसज्जित है। सोम पंथ की स्थापना 11वीं शताब्दी में गुजरात में सोम शर्मा ने की थी। इसके बाद ये पंथ देश भर में फैल गया।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार के लिए लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए स्व देखभाल उपाय आवश्यक हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोग्राम ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार के लिए लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य अधिकारों के लिए स्व देखभाल उपायों को रेखांकित किया है। स्व देखभाल यानी सेल्फ केयर व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की स्वास्थ्य कर्मी की सहायता से या उसके बिना अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने, रोगों की रोकथाम करने, सेहतमंद बने रहने तथा रोगों और दिव्यांगता से निपटने की क्षमता है। स्व देखभाल उपाय साक्ष्य आधारित और गुणवत्तापूर्ण साधन हैं। ये व्यक्ति की स्वयं की देखभाल में सहायता करते हैं। इन उपायों में दवाएं, डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं। इन्हें औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के बाहर पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोग्राम यानी HRP की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और अनुसंधान प्रशिक्षण का कार्य करता है, जिसे HRP के नाम से जाना जाता है। ये संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक का एक विशेष कार्यक्रम है। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत मानव प्रजनन में अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख साधन है। ये लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए, अनुसंधान के लिए, प्राथमिकताओं की पहचान और उनका समाधान करने के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं आदि को एक साथ लाता है। SRHR के लिए उपायों की भी जरूरत है। विश्व भर में जनन आयु वर्ग की 164 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जो मां नहीं बनना चाहती, लेकिन किसी गर्भ निरोधक का उपयोग भी नहीं कर रही हैं। गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित जटिलताओं से प्रतिदिन 800 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। रोकथाम उपायों से इन महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। वर्ष 2030 तक 10 मिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी रहने का अनुमान है। SRHR के लिए स्व देखभाल उपायों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सुझाव हैं, जैसे कि सेल्फ केयर उपायों की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाई जानी चाहिए। विश्वास जीतने और व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए सक्षम और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल कर्मी नियुक्त किए जाने चाहिए। विनियमित और गुणवत्तापूर्ण स्व देखभाल उपायों को सुगम बनाने के लिए नीतिगत एवं कानूनी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी आदि को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय साझेदारियां स्थापित की जानी चाहिए। SRHR के लिए और भी कई उपाय किए गए, जैसे कि प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल लॉन्च की गई, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मासिक धर्म स्वच्छता 2023 का मसौदा जारी किया गया। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। अफगानिस्तान में बार बार भूकंप के झटके उत्पन्न हो रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के हेरात शहर के उत्तर पश्चिम में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके कुछ समय बाद 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अफगानिस्तान में बार बार भूकंप आने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान की स्थिति। ये यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। दक्षिणी अफगानिस्तान में अरब और भारतीय प्लेटें आपस में मिलती हैं और फिर दोनों यूरेशियाई प्लेट के नीचे आ जाती हैं। इसके अलावा भूगर्भिक तरंगें, ये 2 तरह की होती हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति कर सकती हैं। पी तरंगे संपीड़न तरंगे होती हैं, यानी कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। ये धरातल पर अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तरंगे पृथ्वी के कोर से होकर गुजरती हैं। और दूसरी है एस तरंगे, यानी सेकेंडरी वेव्स। इन्हें अनुप्रस्थ या आड़ी तरंगे कहा जाता है। ये शीयर वेव्स होती हैं। ये तरंगे अपने गमन की दिशा के लंबवत भाग में स्थित धरातल को नुकसान पहुंचाती हैं। ये तरंगे वायु तथा जल और मैग्मा जैसे तरल पदार्थों से गुजरने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए एस तरंगे पृथ्वी के कोर से होकर नहीं गुजर सकती हैं। धरातलीय तरंगे भी 2 तरह की होती हैं और ये पृथ्वी के धरातलीय भाग में गमन करती हैं। एक है रेले तरंगे। ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर लहरों के समान चलती हैं। और दूसरी होती हैं लव तरंगे। ये तरंगे गमन की दिशा में समकोण पर क्षैतिज रूप से कंपन करती हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर आने वाली पहली तरंग पी तरंग है। ये सबसे तीव्र गति वाली तरंग होती है। इसके बाद एस तरंग पहुंचती है और सबसे अंत में लव और रेले तरंग पहुंचती है। भूकंप भूमिगत चट्टानों के खिसकने की वजह से पृथ्वी का अचानक और तेजी से कंपन है। भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा कंपन के रूप में पृथ्वी की परतों से होकर गुजरती है, जिसे भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना करने पर एनसीलेट के सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के 2 सदस्यों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे ये बताने को कहा गया है कि फिनोलेक्स केबल से संबंधित विवाद में उसके निर्देशों की कथित अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। न्यायालय की अवमानना न्यायपालिका को उस पर जानबूझकर किए जाने वाले वाक हमलों और अनावश्यक आलोचना से बचाने का प्रयास करती है।
ये न्यायालय के प्राधिकार या गरिमा को कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक कानूनी साधन के रूप में कार्य करती है। वाक हमलों का मतलब है न्यायालय या किसी न्यायाधीश के बारे में गलत बोलना। न्यायालय की अवमानना मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत सूचीबद्ध युक्ति प्रतिबंधों में से एक है। अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को उसकी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 215 के तहत ऐसी ही शक्ति उच्च न्यायालयों को भी दी गई है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत अवमानना की कार्रवाई को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। इस कानून के मुताबिक अवमानना 2 श्रेणी की है। सिविल अवमानना यानी कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करता है या न्यायालय को दिए गए किसी वचन का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसे सिविल अवमान कहा जाता है। वहीं आपराधिक अवमान के तहत न्यायालय से जुड़े किसी ऐसे मामले के प्रकाशन के लिए कार्रवाई की जा सकती है जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या फिर किसी अन्य तरीके से न्यायालय के प्राधिकार को कम करता है। इसके तहत अवमानना सिद्ध हो जाने पर सजा के तौर पर 6 महीने तक की साधारण जेल की सजा हो सकती है या फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कारण बताओ नोटिस न्यायालय, सक्षम प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी किए जाने वाला एक औपचारिक दस्तावेज है। इसे तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति या कंपनी को कदाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले कर्मचारी या व्यक्ति को अपना बचाव करने और साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देना है। इस अधिकरण से जुड़े हुए और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रताओं, प्रक्रियाओं आदि के संबंध में एकरूपता की कमी है। अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है और अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना भी बड़ी समस्या है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। दोहरा कराधान बचाव समझौता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि DTAA को तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचित न किया जाए। आयकर अधिनियम की धारा 90 DTAA के तहत कर में राहत का प्रावधान करती है। DTAA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसका उद्देश्य ये है कि इन देशों में करदाता एक ही आय पर 2 बार कर चुकाने से बच सकें। ये उन मामलों में लागू होता है जहां करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है। पारंपरिक इत्र उत्पादन। कन्नौज अपने पारंपरिक इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर की ये समृद्ध विरासत सदियों पुरानी है। इत्र फूलों और जड़ी बूटियों के अर्क से बना एक सुगंधित तरल होता है। कन्नौज भारत में सुगंध और फ्लेवर उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो देश के निर्यात में योगदान देता है। इसीलिए इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इत्र निर्यातक है। कन्नौज परफ्यूम को भी भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। चक्र 2 ऑपरेशन। CBI ने हाल ही में चक्र 2 ऑपरेशन के तहत कई स्थानों की तलाशी ली। इसका उद्देश्य भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटना और इसके ढांचे को नष्ट करना है। CBI ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया है। CBI द्वारा चक्र 1 का संचालन इंटरपोल, FBI और कई देशों के पुलिस बलों के साथ समन्वय में किया था। लिटिल आइस एज। एक हालिया अध्ययन के तहत भारत के पश्चिमी घाट में LIA के दौरान आर्द्र जलवायु की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिटिल आइस एज पिछले 10,000 वर्षों के सर्वाधिक सर्द कालों में से एक था। ये एक शीतकाल था। इस युग को विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के साथ जोड़ा जाता है। 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की अवधि को लिटिल आइस एज माना जाता है। इस शीतकाल को पूरे यूरोप में फसलों के नष्ट होने, अकाल और महामारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसकी वजह से लोगों को भारी कष्ट उठाना पड़ा था और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। लिटिल आइस एज के लिए ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्पन्न एरोसोल और उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन जिम्मेदार था। इससे पृथ्वी के सतह का तापमान कम हो गया। थैलियम। थैलियम एक नरम, भारी और आलोचशील धातु है। ये स्वादहीन और गंधहीन होती है। ये भूपर्पटी में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये एक नीली सफेद धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग में बदल जाती है। ये धातु जल में विलेय नहीं है। थैलियम का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, कृंतक नाशकों और बाल हटाने वाले उत्पादों में किया जाता है। थैलियम विषाक्तता का उपचार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर शरीर में इसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। इसके सेवन से मतली और उल्टी के बाद शरीर के कई अंगों की विफलता, मस्तिष्क क्षति और कई मामलों में मृत्यु हो जाती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए कोष कार्यक्रम। अलप्पुझा के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रोड आधारित फ्लेक्सिबल सिमेट्रिक सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। इस शोध के लिए निधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के फिस्ट कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई थी। सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थानों में अवसंरचना और जरूरी सुविधाएं प्रदान करना है। इससे नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक फिस्ट परियोजना के लिए सहायता की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला टॉपिक है नीमन-पिक रोग। नीमन-पिक रोग से पीड़ित रोगियों के परिजनों ने सरकार से इसे एक दुर्लभ रोग के रूप में सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। अगर सरकार उनका आग्रह मान लेती है तो इससे मरीजों को सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। नीमन-पिक रोग वंशानुगत है। ये मेटाबॉलिक संबंधी विकारों के एक समूह को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, प्लीहा, यकृत, फेफड़े और अस्थि मज्जा में असामान्य मात्रा में लिपिड्स का निर्माण होता है। नीमन-पिक में यकृत और प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। चलते समय समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में कठिनाई आती है। बार बार श्वसन संक्रमण हो जाता है और अस्पष्ट वाणी हो जाती है। अगली खबर है कटी बिहू। असम में कटी बिहू फसल उत्सव मनाया जा रहा है। इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। कटी का मतलब है काटना। ये चावल की पौध के स्थानांतरण के समय को दर्शाता है। इसे आमतौर पर अक्टूबर महीने के बीच में मनाया जाता है। इस साल ये 18 अक्टूबर को मनाया गया। उत्सव के दौरान लोग अच्छी फसल के लिए देवी लक्ष्मी और तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। लोग अपने धान के खेतों में एक विशेष दीपक जलाते हैं। ये आकाश बंटी या स्काई कैंडल कहा जाता है। सरसों के तेल से जलने वाले ये दीपक बांस के खंभों के ऊपर रखे जाते हैं। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की राजधानी कैनबरा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक जनमत संग्रह में देशज लोगों को संविधान में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका उच्चतम बिंदु है माउंट कोस्किउज़को। सबसे निम्नतम बिंदु है आयर झील। इसे काटी थांडा भी कहा जाता है। यहाँ उच्च भूमियों की एक श्रृंखला है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इसकी सबसे लंबी नदी है मुर्रे नदी। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।